हेलो गाइस, वेलकम बैक। दिस साइड संजीव पांडे। आप देख रहे हो एड्यूहैप और सीबीएसई का जो एडिशनल प्रैक्टिस क्वेश्चन आया हुआ है, काइंड ऑफ पेपर ही पूरा का पूरा आपको दिया हुआ है। सैंपल क्वेश्चन पेपर जो कि सेट 2 इसी साल करीब 2 महीने पहले सेट 1 निकाला गया था, सेट 2 निकाला गया है। मैथ्स का ऑलरेडी अपलोड कर दिया है राजीव सर ने। दिस इज साइंस जो अभी थोड़ी देर पहले आया है, ठीक है, जिसके बारे में मैंने अपडेट भी करा है। तो बहुत बहुत जरूरी है, जितने भी बच्चे हैं सीबीएसई वाले क्लास 10 के, यू हैव टू गो थ्रू दीज क्वेश्चंस, ठीक है। आप ही लोगों के लिए बनाया गया है। सो आइए देखते हैं क्या है इसके अंदर सवालों में, ठीक है। 39 क्वेश्चंस, 5 सेक्शंस, वो सब कुछ आपको पता ही है यार, बेसिक 80 नंबर का होता है। सेक्शन ए की तरफ सीधे बढ़ते हैं हम। सेक्शन ए में पहला जो सेक्शन इज ऑल अबाउट योर एमसीक्यू, राइट। एमसीक्यू और असर्शन रीजन इसी कैटेगरी में आ जाता है। सवाल देख लो क्या दिया है। तो भाई ये डायग्राम जो है, इसको देख के क्या लग रहा है कि भाई चाइना डिश के अंदर कॉपर पाउडर को हीट किया जा रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन इज करेक्ट फॉर दी अबाउ गिवन एक्सपेरिमेंट। तो इसमें क्या होगा, हीट करेंगे कॉपर को तो क्या होने वाला है, रेड कलर्ड कॉपर इज रेड्यूस टू ब्लैक कलर्ड कॉपर ऑक्साइड, या फिर रेड कलर कॉपर इज ऑक्सीडाइज टू रेड कलर कॉपर ऑक्साइड। इसमें बेसिकली कॉपर रेड कलर का ये तो पता ही है, जो कॉपर ऑक्साइड है उसका कलर क्या है वो आपको अगर पता ना हो तो इसको आंसर नहीं कर पाओगे। सो इट इज बेसिकली ब्लैक कलर्ड कॉपर ऑक्साइड में कन्वर्ट होता है, ऑप्शन ए। अगला वाला देखो ना, पूरा पेपर देखे ना, मैं आपको एक ओवरऑल रिव्यू तो ये दे सकता हूं कि क्वेश्चंस जो है ना इजी तो रखे गए, फॉर श्योर क्वेश्चंस इजी हैं, पर बीच बीच में ऐसे सवालों को ट्विस्ट किया गया है कि जिसको आपको मतलब ऐसा नहीं कि नहीं कर पाओगे, लेकिन शायद अगर पहली बार एग्जाम में देखोगे तो फिर आपको लगेगा ये कैसे पूछा जा रहा है। यू हैव टू गो थ्रू दिस क्वेश्चन अगेन, आई एम सेइंग। अगला देख लो, द रेशियो x इज टू y या x रेशियो y ऑफ रिएक्टेंट्स Fe एंड H2O इन द गिवन इक्वेशन इज। तो भाई ये टेक्स्ट बुक वाला ही दिया हुआ है ना, बैलेंसिंग याद ही हो गई। 3 Fe है, 3 Fe यहां पर कर लोगे और H2O यहाँ पर 4H2 दिख रहा है, यहाँ भी 4 डालना पड़ेगा। 3:4 बैलेंस करके देखो। सो x इज टू y इज 3:4 बराबर है। अगला देख लो, तीसरा सवाल यहाँ बोला है वॉशिंग सोडा इज हाइड्रेटेड। वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला लिखना। भाई इतना डायरेक्ट क्वेश्चन तो भाई क्या ही बताया, अब ये तो बहुत सिंपल सा बोला है। सो वॉशिंग सोडा इज व्हाट, हाइड्रेटेड सोडियम कार्बोनेट ना, क्योंकि सोडियम NaHCO3 इज बाइकार्बोनेट, दैट इज बेकिंग सोडा। ये क्या है, Na2CO3 10H2O बराबर ना। तो सोडियम हाइड्रेटेड मतलब वही 10H2O वाला कहानी, और Na2CO3, सो सोडियम कार्बोनेट है ना, हाइड्रेटेड सोडियम कार्बोनेट, ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो गया। और चौथे सवाल की तरफ फटाफट से क्वेश्चन देखो, तुम सॉल्व करते जाओ यार, मतलब तुम बताते जाओ, पॉज करके देखो, बताओ, है ना, कोई दिक्कत की बात नहीं है वैसे। अब देख लो क्या दिया है, मेटल एक्स डज नॉट रिएक्ट विथ कोल्ड वाटर, ठीक है, हॉट वाटर से रिएक्ट कर रहा होगा इसका मतलब। फ्लोट्स ऑन हॉट वाटर एंड फॉर्मेशन ऑफ कलरलेस बबल्स, जो कि हाइड्रोजन के होते हैं, दैट वी ऑल नो। विच ऑफ दी फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स मेटल एक्स। तो हॉट वाटर से रिएक्ट करने वाला और फ्लोट करने वाली एबिलिटी, ठीक है, इट इज ऑफ कोर्स बहुत ही ऑब्वियस मैग्नीशियम। फ्लोट करना वैसे कैल्शियम की भी एबिलिटी होती है, पर हॉट वाटर बोला है, कोल्ड वाटर से रिएक्ट नहीं कर रहा। अब यहां पर सीबीएसई में देखो कितने फटाफट डायग्राम बना के दे दिया है आपको, ठीक है, किसी टीचर की हैंडराइटिंग लग रही है ना, टीचर नहीं बनाया वैसे। ओके, सो ये आपका है सी ट्रिपल बॉन्ड सी वाला, यानी ट्रिपल बॉन्ड वाला 2 कार्बन वाला, यानी इथ वाला आइन, तो इथाइन है ना। इथाइन में H2 ऐड किया, पैलेडियम की प्रेजेंस में H2 ऐड किया, तो क्या बना यहाँ पे, चलो कोई कैटलिस्ट हो सकता है तुम्हारा, निकल कुछ भी, तो यहाँ पर क्या हुआ, कुछ बन रहा है, ठीक है ना। H2 ऐड हो रहा है, या एक बॉन्ड टूट के H2 ऐड होगा अगर, ठीक है। इसके साथ एक और चीज बताइए, ये क्या है, C2H5OH, दिस इज इथेनॉल। इथेनॉल अगर हम कॉन्सेंट्रेट H2SO4 में डाले तो भी X बनता है। सिर्फ ये दिया होता है ना तब भी आपको याद होना चाहिए, इथीन है ना, ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह काम करता है H2SO4, और इसमें से वाटर H2O निकाल देगा। देखो
एक H ये है, O ये है, एक और H यहाँ से ले लो तो क्या बन जाएगा C2H4। C2H4 बेसिकली अगर मैं लिखना चाहूँ तो मैं क्या लिखूंगा सर, मैं लिखूंगा ऐसे, बराबर है सर। यहाँ भी वही होगा ना, एक बॉन्ड मान लो, एक बॉन्ड तोड़ दिया तुमने और फिर वो हाइड्रोजन जो ये वाला है जुड़ गया, इथीन ही तो बनेगा। हाँ जी, कोई शक? ओ इथीन बनेगा भाई, ऑप्शन की जरूरत ना है। अगला वाला देख लो क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स करेक्टली रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ नाइट्रोजन। भाई साहब क्या हो सकता है इससे आसान, बोर्ड का पेपर काश केस आ जाए। बच्चे जो है ना आज ही, मतलब अगर सारे चैप्टर पढ़े हुए हैं तो टॉप कर देंगे, है कि नहीं। ट्रिपल बॉन्ड होता है नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में, तो सर ये वाला भी हो सकता है, ये भी हो सकता है ना सर, ठीक है ना। उसके अलावा नाइट्रोजन के पास बचते ही दो इलेक्ट्रॉन है, एक दो, सो बी ऑप्शन इज करेक्ट। इसके बाद चलते हैं अपन सवाल नंबर 7 की तरफ। सवाल नंबर 7 के बाद पहले बार क्वेश्चन देख लो, विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज गिवन बाय द गैस एक्स प्रोड्यूस इन द सेटअप शोन। सेटअप में क्या दिया हुआ देखो, जिंक ग्रैन्यूल्स और H2SO4 है, मेटल प्लस एसिड हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करता है। हाइड्रोजन गैस के बारे में आपको क्या पता है, ऑप्शन में देख के बता दो। लाइम वाटर टर्न मिल्क नहीं है, CO2 का है। पुट्स ऑफ बर्निंग मैचेस नहीं, ये भी तो CO2 का हो सकता है। बर्निंग ऑफ मैच स्टिक प्रोड्यूसेस पॉप्स ऑन हाइड्रोजन, फ्लेम पुट्स ऑफ, ठीक है। उसके बाद चोकिंग स्मेल ऑफ सल्फर तो सवाल ही नहीं, तो हाइड्रोजन गैस का ऑप्शन सी हो गया यहाँ पे। इसके बाद अगला देखो भाई, पटापट देखो, इसमें क्या ही बताएं, अब इतना जल्दी ऐसा समय नहीं लगाना ऐसे सवालों में, ठीक है। गैस्ट्रिक जूस इज सेक्रेटेड बाय गैस्ट्रिक ग्लैंड्स एंड कंटेन हाइड्रोक्लोरिक एसिड, म्यूकस एंड पेप्सिन, ठीक है, अच्छी बात है। विच एक्टिविटी विल बी अफेक्टेड इन द एब्सेंस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड फूड को एसिडिक बनाता है और जिसकी वजह से पेप्सिन अच्छे से प्रोटीन को डाइजेस्ट कर पाता है, तो प्रोटीन का डाइजेशन विल बी अफेक्टेड। डाइजेशन ऑफ प्रोटीन ऑप्शन ए विल बी अफेक्टेड, है ना। आगे, Ramesh noticed that a potted plant kept in window on his room shows bending towards sunlight, ठीक है। This could be due to more growth। अब देखो ये आपको बेसिक पता है ना, लाइट की तरफ बेंड क्यों करता है, लाइट के डायरेक्शन में ऑक्सीजन नहीं है तो ऑक्सीजन दूसरे साइड में रहता है, सो लाइट के अपोजिट साइड में ऑक्सीजन जो है ज्यादा ग्रोथ करता है, मोर ग्रोथ करता है, ठीक है। मोर ग्रोथ इन द वेल लिट रीजन में नहीं, more growth in the region away from the light due to diffusion of oxygen hormone। ऑप्शन बी भाई साहब, है ना। आपने अगर ढंग से पढ़ लिया तो उसके बाद इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं होगी। और CBSE शायद यही बताना चाहती है कि ज्यादा मुश्किल पेपर नहीं आने वाला, बच्चों तो चिंता मत करो, ठीक है। ऐसा तो लग रहा है मेरे को इसे देखे। 10th बट CBSE जो है काफी टाइम मतलब सरप्राइज करता है, ये तो देखा गया है। डरा नहीं रहा तुमको, तो ऑब्वियसली पेपर इजी आएगा, ये बहुत ज्यादा इंडिकेशन मिल रहा है। द लाइनिंग ऑफ एलिमेंट्री कैनल हैज सर्टेन मसल्स दैट कॉन्ट्रैक्ट रिदमिकली इन ऑर्डर टू पुश द फूड फॉरवर्ड। अरे भाई कौन सा मूवमेंट होता है, पिचक मूवमेंट होता है, पेरिस्टाल्सिस सर, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, पेरिस्टाल्सिस। आगे देख लो 11th क्वेश्चन क्या दिया है। 11th क्वेश्चन ये बोला गया है, a cross between pure tall and pure short plant gives hybrid tall pea plants the first generation. What would be the genotype ratio of the offspring of second generation, ठीक है, if F1 generation is self pollinated। भाई ये याद हो गया कि नहीं हो गया। फिनोटाइप का रेशियो होता है 3:1, जीनोटाइप का रेशियो पूछा है 1:2:1। 1:2:1 इज ऑप्शन सी, ठीक है। यहाँ पे मोनो हाइब्रिड की बात करी, एक ही कैरेक्टर का बात करा, हाइट ऑफ द प्लांट, ठीक है। अगर डाई हाइब्रिड होता तो जीनोटाइप शायद पूछते ही नहीं, फिनोटाइप पूछते, और उसका आंसर क्या है बताना, ठीक है। 12th क्वेश्चन देख लो, ड्यूरिंग एक्सेलेशन द एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस बिटवीन, हवा जब हम एक्सेल कर रहे हैं, एक्सचेंज ऑफ गैसेस कहाँ हो रहा है, एल्वेलाई में होता है सर, ऑफ कोर्स, एल्वेलाई ऑफ द लंग्स एंड ब्लड, एल्वेलाई ऑफ द लंग्स एंड टिश्यू, एल्वेलाई ऑफ द लंग्स एंड ब्लड के बीच में वो एक्सचेंज हो रहा होता है ना। तो ब्लड जो है वो CO2 देता है एल्वेलाई को, और एल्वेलाई जो है वो ऑक्सीजन दे रहा होता है ब्लड को। सो दिस इज बेसिकली हैपन, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखने की जरूरत नहीं पड़ी। इसके बाद 13th क्वेश्चन देख लो, द लाइट एंटर्स फ्रॉम एयर टू ग्लास हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5, द स्पीड ऑफ लाइट इज
in the glass is. Speed of light in air is 3 into 10 raised to 8. Refractive index is 1.5. ये कितनी बार करा वो क्वेश्चन है, टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है, मैं बताने भी वाला नहीं हूँ. इफ़ यू वांट टू चेक, ये 1000 मेरे ही वीडियोस में तो कई बार मिल जाएगा. सो स्पीड ऑफ लाइट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N21 या NGA इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, दैट इज 3 into 10 raised to 8 बाई स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास. अब ये इधर आ जाएगा और ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो 1.5 इधर आ जाएगा, तो 3 by 1.5 कितना हो गया? 2. सो 2 into 10 raised to 8 इज द आंसर. ठीक है, आगे. फॉर अ convex mirror, the image distance V is equal to 5 centimeter, focal length F is equal to 10 centimeter, and height of the image is 7.5 centimeter. The correct representation along to the according to the sign convention will be. तो आप मतलब देख लो ना, convex mirror बोला है, ठीक है. इमेज डिस्टेंस इज 5 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ इज 10 सेंटीमीटर. मान लो ये फोकल लेंथ इधर हो गया, फोकस इधर हो गया, इमेज डिस्टेंस एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट. तो यहां पे मान लो ये ऑब्जेक्ट है, ये इमेज है, तो क्या हो जाएगा? लेफ्ट साइड में अगर है तो v होगा माइनस में और h होगा माइनस में. अगर इसका इमेज राइट साइड में बन रहा है, जो कि लास्ट केस में होता है, अगर इमेज राइट साइड में बन रहा है तो ऐसे में v होगा प्लस में और h होगा प्लस में. सही है. तो अब इसमें अगर आप देखो v इज इक्वल टू 5 तो 5 तो है ही, h इज इक्वल टू 7.5 है ही हाइट ऑफ द इमेज. पर यहाँ पे एज सच कनकेव कन्वेक्स मिरर बोला है. देखो यहाँ पर कंफ्यूजन कर सकते हैं भाई, कन्वेक्स मिरर बोला है. कन्वेक्स मिरर का मतलब ये होता है सर. और देखो यहाँ पर आ गया ना वो लॉजिक. कन्वेक्स मिरर में हमेशा जो इमेज होता है वो कहाँ बनता है? ऑन दी राइट साइड ना. ऐसा ऐसा याद होगा है ना, इधर बन गया इमेज. सो दिस इज द इमेज. सो V ऑलवेज पॉजिटिव एंड H ऑलवेज पॉजिटिव, तो दोनों प्लस प्लस. और कन्वेक्स है तो कन्वेक्स में अपना फोकस भी राइट साइड में होता है. सो ऑप्शन डी है ना. आगे आगे बताते जाए. If all the organisms of one trophic level in a food chain die, एक ट्रॉपिक जो फूड चेन, तो जो तुम्हारा पिरामिड होता है उसमें से याद रखो, कोई भी एक ट्रॉपिक लेवल का ऑर्गेनिज्म सारे डाई हो, सारे मर गए, तो व्हाट वुड बी द इम्पैक्ट ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इन द अदर ट्रॉपिक लेवल? रिमेन द सेम इन द नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल. अगले ट्रॉपिक लेवल के पॉपुलेशन सेम रहेंगे ऐसा तो नहीं होगा, चेंज तो आएगा ही. ठीक है ना, क्योंकि अगला मतलब ऊपर वाला अगर ये लेवल बचा ही नहीं तो ऊपर वाला खाएगा क्या? सेम तो नहीं रहेगा, कम होगा. इंक्रीज इन द नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल, इंक्रीज कैसा होगा? अगला इंक्रीज इन लोअर ट्रॉपिक लेवल. हाँ, लोअर मतलब मान लो स्नेक है, स्नेक अगर सारे मर गए तो उसके नीचे वाला जो फ्रॉग है वो तो बढ़ जाएंगे भाई, उनको खाने वाला कोई नहीं, चांदी निकल कर ट्रटर करेंगे. ठीक है. सो इंक्रीज इन लोअर ट्रॉपिक लेवल. तो क्या होगा, अगर कोई ट्रॉपिक लेवल खत्म हुआ तो उसके ऊपर वाला कम होगा, एक टाइम पे इवेंचुअली खत्म ही होगा, और उसके नीचे वाला बढ़ जाएगा. ठीक है. अगर फ्रॉग्स अगर सारे उठा लिए गए तो मच्छर बढ़ जाएंगे, है ना, मेंढक मच्छर खाता है, पता है. ओके. सो नेक्स्ट इज द केमिकल्स that are non-degradable get progressively accumulated at each trophic level, and their concentration is seen maximum in the bodies of top consumers. This phenomena is, जो टॉक्सिक है वो चीज़ फूड चेन में जब रहेगी तो सबसे आगे सबसे ऊपर वाले को सबसे ज़्यादा अफेक्ट करेगा. दिस फिनोमिना इज बेसिकली अफेक्ट ऑफ बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन या बायो मैग्निफिकेशन. ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर.
17 से लेके 20वां सवाल सबको पता है सर, असर्शन रीजन होता है। तो लेट्स सी क्वेश्चन क्या दिया है, सीधे क्वेश्चन से देखते हैं। यहां पर देख लो क्या बोला है, कॉपर आयंस माइग्रेट फ्रॉम एनोड टू कैथोड ड्यूरिंग रिफाइनिंग ऑफ कॉपर। ये थोड़ा सा विजुअलाइज, जिन्होंने इसको पढ़ा है ढंग से विजुअलाइज कर पाएंगे। तो उस पिक्चर में आपको याद होगा कि भैया एनोड है जो कि प्लस होता है ना, और दूसरा वाला क्या रहता है, जो पतला वाला है वो क्या है, वो कैथोड है जो माइनस होता है। ठीक है, होता ये है कि भाई ये इम्प्योर है और यहाँ प्योर होगा। ठीक है, दिस इज योर रॉड। तो यहां से कॉपर जंप करता है, मतलब Cu जो है वो इलेक्ट्रॉन दे के और इधर जंप करेगा, Cu2+ बनेगा ना, 2 इलेक्ट्रॉन देके Cu2+ बना। और यही, और ये बाकी मिट्टी जो इधर जमा होती है एनोड मड नाम से है ना, एनोड से एनोड मड मिट्टी जमा हो गई, बाकी कॉपर के एटम यहाँ आ रहे, और यही Cu2+ यहाँ अट्रैक्ट होगा बिकॉज नेगेटिव रॉड है। और इधर पे इलेक्ट्रॉन दान करके बोलेगा ठीक है, नहीं इलेक्ट्रॉन दान नहीं करेगा, वहां दान करके जाओ, दान नहीं करेगा, यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स, और फिर इधर डिपॉजिट हो जाएगा एज सॉलिड कॉपर। ठीक है, कहाँ पर, कैथोड पे। तो उस हिसाब से यहां पर देख लो, कॉपर आयंस माइग्रेट फ्रॉम एनोड टू कैथोड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइट रिफाइनिंग। सही है, रीजन दिया है, इन द रिफाइनिंग प्रोसेस मेटल आयंस एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन एट एनोड। एनोड पे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है क्या, नहीं, किधर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने का काम कर रहा है, कैथोड पे। तो यानी दूसरी बात क्या हो गई, फॉल्स हो गई, पहली बात क्या हो गई, ट्रू हो गई। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी है ना, असर्शन इज ट्रू, रीजन इज फॉल्स। आगे चलत बा, a lot of difference in the concentration of ions was observed by the scientists between the fluid in xylem cells of root and the other and that of the soil. साइंटिस्ट ने ये देखा कि रूट के सेल्स में और सॉइल के बीच में वाटर का नहीं, आयंस का डिफरेंस काफी है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, रीजन क्या दिया है, xylem cells in the root plant which come in the contact with the soil actively take up iron। एनर्जी खर्च करके आयंस को खींचते हैं वो लोग, बात तो सही है। तो क्यों डिफरेंस है, उसका कारण उसी का कारण है। तो आई थिंक दिस इज योर ए असर्शन, रीजन दोनों सही है, रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। इसके बाद चलते हैं 19वें और 20वें पे, फटाफट देखो यार, इसमें फंसे रहेंगे तो कैसा चलेगा, आगे भी देखना है ना। Okay, one circuit with 15 ampere current rating is used for appliances such as geyser and air coolers। ठीक है, 15 एम्पियर की रेटिंग का यूज करते हैं। Appliances with metal body are connected to an earth wire with low resistance। This is also true and this is also true, but ये इसका कोई explanation provide नहीं कर रहा कि क्यों 15 एम्पियर यूज करते हैं। ये तो अलग भाई, ये अर्थिंग की कहानी बता रहा है। ठीक है, सो दोनों चीजें ट्रू है बट नॉट द रीजन, सो बी। ठीक है, ऑप्शन बी। इसके बाद इन ऑल किचन वेस्ट कैनॉट फॉर्म कंपोस्ट। कंपोस्ट वही फॉर्म करता है जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है, तो पहला तो ट्रू लग रहा है। इसके बाद रीजन क्या बोला है, मटेरियल लाइक मिल्क पैकेट्स, दूध की थैली जो है वो प्लास्टिक की होती है विच इज नॉट बायोडिग्रेडेबल। तो यस, ये इसने बराबर उसका असर्शन, उस असर्शन का रीजन दिया है कि हाँ, क्योंकि प्लास्टिक की थैली जो किचन से ही निकलने वाली वेस्ट है, इट इज नॉट बायोडिग्रेडेबल, इट कैन नॉट फॉर्म कंपोस्ट, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ऑल किचन वेस्ट कैन नॉट फॉर्म कंपोस्ट। चलते हैं, सेक्शन ए हो गया, सेक्शन बी देखते हैं, सवाल जवाब, क्वेश्चन आंसर, शॉर्ट वाले पहले देख लो, वेरी शॉर्ट वाले। तो दिस इज ऑल्सो अगेन पूरा इजी लग रहा है मेरे को, तो देख सकते हो। सॉल्ट्स आर, अच्छा इसके अलावा मार्किंग स्कीम भी आपको दी गई है, तो यू कैन एनी टाइम चेक, पूरा आंसर नहीं होता बट हिंट्स एंड दिस यू गेट मार्क्स, कहाँ पे कैसे डिस्ट्रीब्यूट होंगे वो दिख जाएगा उसमें। सॉल्ट्स आर फॉर्म्ड बाय द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड अ बेस। सॉल्ट्स आर फॉर्म्ड बाय न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड अ बेस, सही बात है। complete the following table by filling the missing data। तो भाई एसिड और बेस से ही सॉल्ट बनता है, तो बस उसी इंफॉर्मेशन के आधार पर ये बताओ कि ये किस एसिड और बेस से बना है। तो Cl से पता लगता है कि भाई ये HCl है वो एसिड, इसी का Cl आया है, और NH4 से लग रहा है कि NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड इज दैट बेस। ठीक है,
ये एसिड और ये बेस जब रिएक्ट हुआ, ये H और ये OH जो है ये H2O बनाया ना, सॉल्ट एंड वाटर बनता है, तो ये दोनों ने मिला के ये वाला सॉल्ट बनाया होगा. सो दिस बेस एंड दैट एसिड, ये समझना जरूरी है. कॉपर CuOH ट्वाइस से कॉपर का कोई सॉल्ट बना लो, इसको कोई भी ऐसे ले लो यार. यहाँ पे मान लो H2SO4, HCl भी ले लोगे तो CuCl2 हो सकता है. ऐसे H2SO4 तो CuSO4, HCl भी ले सकते हो. इसके बाद नेम द रिप्रोडक्टिव एंड नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द राइजोपस. ब्रेड मोल्ड की बात करिए, ब्रेड के ऊपर जो फंगस बनता है उसका जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है, नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट, तो आपको बताइए उसमें ऐसा जो नीचे जाला रहता है, दैट इज जो हाइफे. इसका इससे कोई नया प्लांट तो नहीं आता. इसके ऊपर जो स्पोरेंजियम होता है और जिसमें स्पोर्स होते हैं, ये तुम्हारा स्पोरेंजियम जो है जिसमें स्पोर्स होता है, ये रिप्रोडक्टिव पार्ट हुआ. हाइफे इज नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट. ठीक है. इसके बाद हाउ आर दी स्पोर्स प्रोटेक्टेड टिल दे बिगिन टू ग्रो. तो एक्चुअली जो स्पोर्स है वो स्पोरेंजियम के अंदर, थिक वॉल ऑफ स्पोरेंजियम है ना, स्पोर्स आर प्रोटेक्टेड इन द थिक वॉल ऑफ स्पोरेंजियम until they are matured. ठीक है. अगला क्या है, अमाउंट ऑफ यूरिन. फटाफट देखते जाओ. अमाउंट ऑफ यूरिन प्रोड्यूस जनरली डिक्रीजेस इन समर्स एज कंपेयर टू अदर सीजन्स. तो समर में ऐसा क्या होता है भाई, गर्मी ज्यादा रहती है, बॉडी अपने आप को कूल करने के लिए स्वेटिंग करता रहता है, इवेपोरेशन कूलिंग से. सो स्वेट करना ज्यादा रहता है, यानी वाटर जो है वो ज्यादा लूज कर रहा है बॉडी. सो अगर वाटर यहाँ से ज्यादा लूज हो रहा है, पर वाटर बॉडी में और भी जगह पे क्यों चाहिए, यूरिन पासेज में वाटर क्यों चाहिए, बिकॉज जो यूरिन है उसको, उसमें सॉल्ट है उसमें, या ये कहो जो यूरिया है, ठीक है, उसको पास करने के लिए, वो वेस्ट को पास करने के लिए यू नीड वाटर इन दी बॉडी एज वेल. ठीक है. तो क्योंकि ज़्यादा स्वेटिंग हो रही है इसलिए उस टाइम पे सवाल क्या पूछा वो भी देख लेते हैं. कंपेयर टू दी अदर सीजन, इफ वी डोंट कीप आवरसेल्व्स सफिशिएंटली हाइड्रेटेड, जस्टिफाई. ठीक है. तो अगर हम हाइड्रेटेड नहीं रखेंगे तो क्या होगा, यूरिन पासेज में जलन हो सकती है. सो बेसिकली इसमें ये बता सकते हो आपकी जो सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन होता है, सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन की बात क्या होता है, वाटर इज प्रॉपरली अब्जॉर्ब्ड नियर द हेनलीज लूप. ठीक है. तो वाटर जो है बॉडी में, सॉल्ट एंड वाटर का बैलेंस जो ऑस्मो रेगुलेशन है वो होता है. सो इफ द बॉडी इज लूजिंग वाटर बाय स्वेटिंग ड्यूरिंग समर एंड इफ वी डोंट कीप आवरसेल्फ हाइड्रेटेड, ज़्यादा पानी नहीं रहेगा बॉडी में, तो यूरिन पासेज है ना, इट विल बी डिफिकल्ट टू पास यूरिन सिंस दैट वेस्ट पासेज नीड्स वाटर फॉर द प्रॉपर या इजी फॉर द कंफर्टेबल पासेज. ठीक है. और व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ हैविंग 4 चेम्बर्ड हार्ट. भाई 4 चेम्बर्ड हार्ट का एडवांटेज एक ही है कि इट कीप्स द सेपरेशन बिटवीन ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. ठीक है. और जिसकी वजह से एनर्जी जो है हम ज़्यादा प्रोड्यूस कर पाते हैं. गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग. Red traffic signals can be seen from very long distance because red light have greater wavelength and hence they scatter the least. सबसे कम scatter हो पाते हैं atmospheric particle से and hence they can travel long distance. इसके बाद है stars appear to be slightly higher than the actual position because of the atmospheric refraction. The light coming from the star get bent towards the normal because वो rarer से denser medium में enter कर रहा है and hence because of that, है ना, समझो ये स्टार है, दिस इज द अर्थ, ये एटमॉस्फेयर है, स्टार की लाइट ऐसे आ रही है, इट इज बेंडिंग टुवर्ड्स द नॉर्मल और इसीलिए वो हमको थोड़ा ऊपर रेस्ड अपीयर कर रहा है. ठीक है. गिव रीजन फॉर द फॉर चाहिए हो गया. इसके बाद है इमेजिन अ करंट कैरिंग सर्कुलर लूप ऑफ वायर ऑन द प्लेन ऑफ योर आंसर शीट. ठीक है. तो सपोज दिस इज माय आंसर शीट और सर्कुलर लूप, एक सेकेंड, सो दिस इज द सपोज सर्कुलर लूप कैरिंग वायर, कैरिंग करंट. ठीक है. मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द लूप इज इनटू द प्लेन ऑफ पेपर. तो मान लो ये मैं बुक ऐसे है,
मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ जा रहा है भाई, इनटू द प्लेन ऑफ पेपर। ये सब बाहर से यहां से अंदर कूद रहे हैं और फिर दूसरी साइड से निकलेंगे, वो कहानी अलग है, पर ठीक है, यहां से अंदर जा रहे हैं। ओके, और आपको ये पता होना चाहिए कि भाई अगर ये अंदर जा रहे हैं मतलब दिस इज एक्टिंग एज अ साउथ पोल, है ना। साउथ पोल में तो लाइंस अंदर जाते हैं, सो दिस इज एक्टिंग एज अ साउथ पोल। साउथ पोल का अगर मैं शेप बनाऊं, एस लिखूं यहाँ पे, तो आपको ये पता लग जाता है कि करंटवा का डायरेक्शन क्या होगा, ठीक है। सो और राइट हैंड रूल से भी आप कर सकते हो वैसे। सो व्हाट मस्ट बी द डायरेक्शन ऑफ करंट, सो इट इज ऑफ कोर्स घड़ी के जैसे क्लॉकवाइज, राइट। एंड स्टेट द रूल, तो कौन सा है, राइट हैंड थंब रूल। Imagine a current carrying conductor to be held in right hand such that the thumb is stretched along its length and fingers are curled around it. If the stretched thumb represents direction of current, the curled finger represents direction of field around the current carrying conductor. क्या सर, इतना इजी कैसा हो सकता है ऐसा? बोर्ड में आ गया तो चांदी हो जानी है, ठीक है। एक आध क्वेश्चन मतलब इफ यू आर प्रिपेयर्ड, अभी लग रहा होगा शायद किसी को थोड़ा ऊपर नीचे, प्रिपेयर रहोगे तो ये बड़ा बड़ा आसान लगेगा, ठीक है। स्टेट दी रूल एंड यू ऑल्सो कमेंट, बताना कि क्या लग रहा है, ऐसा पेपर आएगा। बहुत मजा आया सारे सवाल दिए पेपर क्वेश्चंस को देख के। बाकी सब्जेक्ट भी चेक करना, मैथ्स का ऑलरेडी डन है तो वो जरूर चेक करना। स्टेट दी रूल टू डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्सपीरियंस बाय द करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर प्लेस इन मैग्नेटिक फील्ड विच इज परपेंडिकुलर टू इट। कौन सा रूल है वो? मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर करंट कैरिंग कंडक्टर, इट इज यस फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, जिसमें क्या है, स्ट्रेच द फर्स्ट फिंगर, द मिडिल फिंगर एंड थंब सच दैट दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। स्ट्रेच द फर्स्ट फिंगर, मिडिल फिंगर एंड थंब ऑफ द लेफ्ट हैंड, बोलना जरूरी है, ठीक है, सच दैट दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है। इफ द फर्स्ट फिंगर पॉइंट्स द डायरेक्शन ऑफ magnetic field, external magnetic field, and the middle finger points the direction of current in the conductor, then the thumb points the direction of force exerted on the conductor, ठीक है। ये उसका स्टेटमेंट था, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। When will the magnitude of displacement of the rod maximum, तो फोर्स जो है वो मैक्सिमम तभी होता है जब करंट कैरिंग कंडक्टर और मैग्नेटिक फील्ड आपस में परपेंडिकुलर हो। अगर ये 90 से कम रहेगा तो फोर्स एग्जर्ट होगा, बट दैट विल बी लेस, ठीक है। जो करंट वाला वायर है, अगर तुमने 80 डिग्री 70 डिग्री, जितना एंगल कम करोगे फोर्स कम हो जाएगा। मैक्सिमम कब है? 90 डिग्री पे। और जब तुमने मैग्नेटिक फील्ड और करंट वाला वायर पैरेलल ले लिया तो फोर्स विल बी जीरो, ठीक है। तो आसान है वैसे यार ये। अब देखो, अच्छा पता है ये मेरे ख्याल से एक और कारण से CBSE इज गिविंग अगेन एंड अगेन क्वेश्चंस, जिससे तुमको पता लगे कि जो डिलीटेड पार्ट है, जो क्या नहीं पढ़ना है, कई बार वो बहुत कंफ्यूजन होता है। तो वो क्लैरिटी के लिए कि हाँ भाई देखो वो डिलीटेड पार्ट नहीं आने वाला है, वो बताने के लिए भी दिया जा सकता है, देयर आर चांसेस, ठीक है। 26वां सवाल देख लो, यहाँ पर क्या बोला है, मार्क्ड डिक्लाइन इन थिकनेस ऑफ ओजोन लेयर वाज नोटिस्ड इन 1980s, ठीक है। Which human activity can be held accountable for this change? What is the possible effect on this on human health? तो क्या पॉसिबल इफेक्ट है अगर ओजोन डिप्लीट होगा तो अल्ट्रावायलेट रेज आएंगे और स्किन कैंसर और दूसरी बीमारियां जो है वो कॉज करेंगे, ऑफ कोर्स, ठीक है। विच ह्यूमन एक्टिविटी इज अकाउंटेबल फॉर दिस, ये जो सब क्वेश्चंस होते हैं अच्छे से देखा करो। विच ह्यूमन एक्टिविटी इज अकाउंटेबल, CFC प्रोडक्शन, है ना। हम जो एयर कंडीशनर रेफ्रिजरेटर्स यूज कर रहे हैं, CFC वाले, क्लोरोफ्लोरोकार्बन वाले, इट इज बेसिकली दैट डिप्लीटर। तो अब जो कूलेंट यूज हो रहे हैं वो दूसरे गैसेस होते हैं। कमिंग टू सेक्शन सी, जो कि है शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस, 27 से लेके 33 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। साक्षी वॉज कंपेयरिंग द रिएक्टिविटी ऑफ डिफरेंट मेटल फॉर हर साइंस प्रोजेक्ट। शी एडेड iron fillings in 4 test tubes, ठीक है, ABCD containing aqueous solution of ZnSO4, CuSO4, FeSO4, Al2SO4 thrice respectively as shown, ठीक है। तो अब क्या बोला है देखो, in which of the test tubes she will observe the reaction to be most vigorous,
तो देखो यहाँ पर तो रिएक्शन होगा नहीं क्योंकि जिंक ऑलरेडी आयरन से ज़्यादा रिएक्टिव है, तो जिंक क्यों डिस्प्लेस करने देगा। दिस रिएक्शन कैन हैपन, कॉपर इज आयरन जो है वो कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, तो आयरन जो है कॉपर की जगह ले लेगा। पर यहाँ बोला मोस्ट विगरस, तो और देखते हैं आयरन आयरन, और यहाँ पर अगेन एल्यूमिनियम इज मोर रिएक्टिव देन, है ना, आयरन जो है तुम्हारा वो क्या है, वो कैटरीना ने कार मांगी ऑल्टो जेन फरारी, है ना, तो एल्यूमिनियम इज मोर रिएक्टिव देन आयरन। तो बेसिकली यही है, बी वाले में रिएक्शन होगा ही, ठीक है। तो टेस्ट ट्यूब बी, ठीक है। उसके बाद व्हाट इज द रीजन फॉर हर ऑब्जर्वेशन, बिकॉज आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, डिस्प्लेसमेंट ब्लॉकर। राइट द वेल बैलेंस्ड इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन इन बी, तो इसका ही बस आपको रिएक्शन जो है बी मतलब ये स्मॉल वाला बी है, तो उसका बैलेंस इक्वेशन आपको लिख देना है, Fe plus CuSO4 gives FeSO4 plus Cu। बड़ा डिफिकल्ट है यार, कमाल है यार, कमाल है। इट्स बेटर, इट्स गुड, अगर ऐसा पेपर आए तो यार मजा आएगा। अब देख लो थोड़ा से सवाल इसमें ना तुमको, अब इसके बाद ऐसे क्वेश्चन मिल सकते हैं जहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़े और जिसके अंदर एफर्ट लगे। सो अभी मेटल ए इज यूज्ड इन दी थर्मिट प्रोसेस एज रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। थर्मिट प्रोसेस में मेटल ए एल्यूमिनियम यूज होता है सर, ठीक है। फिर भी आगे देखते हैं। व्हेन ए इज हीटेड विद ऑक्सीजन, जब एल्यूमिनियम ऑक्सीजन से हीट होता है, इट गिव्स बी, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनेगा सर, अज्यूम करते हैं एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनेगा, ठीक है, विच इज एम्फोटेरिक इन नेचर। एल्यूमिनियम ऑक्साइड इज एम्फोटेरिक इन नेचर, यस, सही बात। आइडेंटिफाई ए एंड बी, एल्यूमिनियम एंड एल्यूमिनियम ऑक्साइड, कमाल है। इलस्ट्रेट विद द हेल्प ऑफ अ केमिकल इक्वेशन द रिएक्शन ऑफ बी विद HCl एंड NaOH। तो ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड का बता दो, एलॉक्स Al2O3 प्लस HCl, ठीक है, क्या बनेगा, इट विल बिकम, है ना। तो यहाँ पे ये एसिड से रिएक्ट कर रहा है, स्ट्रॉन्ग एसिड से, बेस की तरह बिहेव करता है, तो सॉल्ट एंड वाटर फॉर्म करेगा, AlCl3 NH2। दूसरी तरफ यही एल्यूमिनियम ऑक्साइड व्हेन रिएक्टिंग विद द बेस NaOH गिव्स व्हाट, NaAlO2 प्लस H2, सही बात है। Carbon cannot be used to reduce metal oxide of sodium, magnesium, calcium and aluminum to respective metal comment. Carbon cannot be used to reduce. Carbon as a reducing agent use करते हैं, ये तो पता ही है आपको, ठीक है। पर कौन से वाले मेटल के एक्सट्रैक्शन में यूज कर सकते हैं, थोड़ा कॉपर आयरन वाली चीज में, ठीक है, थोड़ा लेस रिएक्टिव मेटल में। ये तुम सोडियम मैग्नीशियम इन सब की बात कर रहे हो, कार्बन इनसे रिएक्टिव थोड़ी है, कार्बन से ज़्यादा रेड्यूसिंग एजेंट तो यही सब है। सोडियम इज खतरनाक रेड्यूसिंग एजेंट। सो बेसिकली आप उस सब कहानी में नहीं जाओगे, आप ये बोलोगे कि सो बेसिकली हम रेड्यूसिंग एजेंट की बात कर रहे हैं। सो कार्बन नॉर्मली हम क्यों यूज़ करते हैं एज ए रेड्यूसिंग एजेंट, फॉर एग्जाम्पल जिंक ऑक्साइड से को क्यों मिलाते हैं, कार्बन को क्यों मिलाते हैं, बिकॉज इट हैज़ एफिनिटी टूवर्ड्स ऑक्सीजन मोर देन जिंक। तो वो क्या करेगा, डिस्प्लेस कर लेता है, ऑक्सीजन को पकड़ लेता है, जिंक को फ्री कर देता है। जिंक इज नाउ योर मेटल जो एक्सट्रैक्ट हो चुका है। बट व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट metals like sodium, magnesium, calcium, aluminum, since they are more reactive than carbon, so they have more affinity towards oxygen than carbon, so they won't let carbon to take away that oxygen, ठीक है। तो मतलब बोलने का मतलब ये है कि सर तुम सोडियम ऑक्साइड मान लो ऐसा है और तुम उसमें कार्बन बोलोगे, हाँ भाई तुम लेना इसका ऑक्सीजन, मेरे को सोडियम चाहिए एक्सट्रैक्ट करना, इट इज नॉट गोइंग टू हैपन बिकॉज सोडियम ऑलरेडी सच अ इतनी तगड़ी एफिनिटी है ऑक्सीजन के साथ में, मोर रिएक्टिव ना, तो इसलिए वो नहीं होगा। बाकी मेटल्स का भी सेम कहानी। These metals are obtained by electrolytic reduction of their molten chlorides. Write the reaction that occur at the anode and cathode during the electrolytic reduction of sodium chloride. NaCl लिया, और NaCl का अगर हम electrolytic reduction का बात करते हैं तो मान लो ये पॉजिटिव, दिस इज द एनोड एंड दिस इज द नेगेटिव रॉड, मान लो दिस इज कैथोड है ना, तो ये प्लस वाला है, ये माइनस वाला है। NaCl तुमने मोल्टन फॉर्म में लिया, Na प्लस है, Cl माइनस है, तो Cl माइनस कहाँ जा रहा है, प्लस के पास।
Na प्लस कहाँ जा रहा है, माइनस के पास, तो एट एनोड क्या होगा, सोडियम विल गेट डिपॉजिटेड राइट, नहीं क्लोरीन का बबल्स निकलेगा, एट एनोड क्लोरीन Cl माइनस विल गिव इट्स इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और Cl2 गैस की तरह निकलेगा, उसको 2 इलेक्ट्रॉन है ना, Cl2 बबल्स निकलेंगे। और ऐसे ही एट कैथोड क्या होगा, एट कैथोड क्या होगा, Na प्लस गया, वहां से इलेक्ट्रॉन लिया, टेकिंग 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम देम, और फिर सोडियम सॉलिड बना जो उधर डिपॉजिट हो गया। सही है। इलिस्ट्रेट विद द हेल्प ऑफ केमिकल इक्वेशन, रिडक्शन ऑफ मैंगनीज डाइऑक्साइड विथ एल्यूमिनियम पाउडर, ठीक है, MnO2 प्लस Al कर सकते हो, Al2O3 प्लस, इसके बाद स्टेट इन 3 रीजन टू जस्टिफाई यूज ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज को रोकने के लिए कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड काम आते हैं। इसके अलावा अनवांटेड प्रेगनेंसी को अवॉइड करने के लिए, ठीक है, पॉपुलेशन कंट्रोल, इसके अलावा बर्थ रेट का कंट्रोल, तो सब चीज़ों के लिए काम में आ सकता है, ठीक है। गिवन बिलो आर सम disorders noticed in some patients. It could be due to the malfunctioning of which part of the brain? Loss of sensation of feeling full. Hunger sensation forebrain का हिस्सा है, पढ़ा हमने, तो forebrain, ठीक है। Lowered ability of salivate. Salivation जो है वो मेडुला का फंक्शन है, तो मेडुला का डिसफंक्शन हो सकता है जिस वजह से ये salivation नहीं हो पा रहा। Difficulty in maintaining the posture of the body balance posture, cerebellum. सो पहला वाला फोरब्रेन है, दूसरा मेड्यूला ऑफ द हाइंड ब्रेन, तीसरा है सेरिबेलम ऑफ द हाइंड ब्रेन। इसके बाद है सर न्यूमेरिकल है 4 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट। भाई साहब अगर टॉल ऑब्जेक्ट बोला मतलब एच बोला है, आई एम नॉट गोइंग टू सॉल्व दिस, ये आपको बता दूंगा, डायरेक्टली फॉर्मूला बताऊंगा, सॉल्व कर लेना। 4 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट, ठीक है, इज प्लेस परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ द कन्वेक्स लेंस है भाई साहब। फोकल लेंथ हमेशा कन्वेक्स का, लेंस हो मिरर हो, कन्वेक्स है ना, तो हैज टू बी पॉजिटिव। द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव सर, -15 सेंटीमीटर है ना लेफ्ट साइड में। फाइंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑलवेज नेगेटिव, यार ये सब चीजें नहीं बोलो। फाइंड द नेचर पोजीशन साइज ऑफ द इमेज फॉर्म, लेंस है 1/f इज इक्वल टू 1/v -1/u, पुट करो आंसर निकालो, ठीक है। नेचर पोजीशंस, सो बेसिकली अगर तुमने यहाँ पर मैग्निफिकेशन निकाल लिया, मैग्निफिकेशन प्लस माइनस नंबर कुछ भी आया, और पोजीशन, तो पोजीशन का मतलब तुमको v निकालना है, वो तो यही निकल जाएगा, ठीक है, पोजीशन यही निकल जाएगा। और तुम मैग्निफिकेशन जब निकालोगे उसमें ये चीज़ प्लस आएगी तो इरेक्ट मतलब वर्चुअल इरेक्ट, नेगेटिव में आएगी तो रियल इन्वर्टेड, है ना, नेगेटिव मतलब इन्वर्टेड और पॉजिटिव मतलब इरेक्ट। और मैं एक और क्वेश्चन दिया, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 60 सेंटीमीटर फ्रॉम कनकेव लेंस, कनकेव लेंस के सामने अगेन u इज इक्वल टू -60 सेंटीमीटर, है ना, u ऑलवेज नेगेटिव रहता है। फोकल लेंथ ऑफ कनकेव लेंथ का, फोकल कनकेव है, फोकल लेंथ नेगेटिव, कन्वेक्स है, फोकल लेंथ पॉजिटिव, तो कनकेव है। सो f इज इक्वल टू -30, u इज इक्वल टू -60, भी निकाल लो यार। लेंस फॉर्मूला टू फाइंड द इमेज डिस्टेंस, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ इमेज, ड्रॉ द डायग्राम, तो बना लेना डायग्राम। क्या कनकेव लेंस के लिए क्या तुम रे डायग्राम का टेंशन लेते हो, है ना, कुछ ऐसा बनेगा ना, इधर बन गया ना, ड्रॉ कर लेना फाइनाइट वाले का। वो उतना डिस्टेंस लेके नहीं करना होता, उस रेशियो में थोड़ा सा करना होता है, वो डिस्टेंस लेके नहीं कर सकता। 60 सेंटीमीटर। अ करंट ऑफ 5 एम्पियर फ्लो थ्रू अ कंडक्टर फॉर 2 मिनट्स, ठीक है, करंट 5 एम्पियर का फ्लो हो रहा है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ चार्ज। भाई साहब I इज इक्वल टू Q बाई टी, सो Q इज इक्वल टू आई टी, तो कितना था, 5 एम्पियर था, 10 एम्पियर था, सो 10 इंटू 2 मिनट्स, 2 मिनट्स में कितना सेकेंड हो गया, 2 इंटू 60 हो गया, यानी 120 सेकेंड, कितना हो गया, 1200 कूलम का चार्ज हो गया,
बराबर है 10 इंटू 2 मिनट्स है तो मतलब 120 सेकेंड 1200 कूलम सही है. इफ द चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज 1.6 10 raised to minus 19 कूलम देन कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. उसके लिए फिर लगा देंगे Q इज इक्वल टू N इंटू ई. तो N इज इक्वल टू Q अपॉन ई हो गया. Q तुम्हारा 1200 है और E कितना है, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 10 raised to minus 19 कूलम. सॉल्व इट गेट इट. उसके बाद है VI ग्राफ ऑफ द कंडक्टर इज शोन हियर. V और I एकदम स्ट्रेट लाइन है. What do you infer with the graph? स्ट्रेट लाइन का मतलब एक ही बात होता है कि V by R, V by I जो है वो क्या है, कांस्टेंट है. और V by I क्या होता है, रेजिस्टेंस. रेजिस्टेंस यहां पर क्या है, कांस्टेंट रेजिस्टेंस है कंडक्टर का. ड्रॉ द पैटर्न ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइन अराउंड अ करंट कैरिंग सोलिनॉइड. बना सकते हैं. मेंशन 2 प्रिकॉशंस दैट शुड बी टेकन टू अवॉइड ओवरलोडिंग. एक सॉकेट में ज़्यादा कंपोनेंट ना कनेक्ट करो. ठीक है. फॉल्टी डिवाइसेस है ना, प्रेस के अंदर पता नहीं कैसी वायरिंग करी है, तुमने लगाया सीधा तो उधर प्लस माइनस तुम्हारे इलेक्ट्रिक आयरन के अंदर से ही जुड़ा हुआ था, शॉर्ट सर्किट हो गया, ओवरलोडिंग हो गया. एंड लॉट ऑफ थिंग्स यार. मतलब ओवरलोडिंग के लिए और क्या हो सकता है कि फॉल्टी डिवाइस हो गया, वो एक चीज़ है, नॉट विद दैट. और इसके अलावा बहुत सारे 4-5 एसी लगा दिए है ना, और जो वायर लगा उसकी औकात नहीं है. एक ही घर में ज़्यादा पावरफुल डिवाइसेस लगा दिए, इंडस्ट्रियल डिवाइसेस घर पे लगा दिए, नहीं चलेंगे. ठीक है. मेरे घर पे कई बार होता था, रोटी मेकर लगा देते थे, सब धीम धाम धूम धूम कर लेता था वो. मतलब बाकी डिवाइस के साथ में चलते हुए. सेक्शन डी 34 से लेके 36 लॉन्ग आंसर देख लो यहाँ पर. ऑर्गेनिक कंपाउंड पी, अच्छा सवाल है ये, तुम्हारे कार्बन कंपाउंड से जुड़ा हुआ है. गुड क्वेश्चन, दिस इज अ गुड क्वेश्चन. ठीक है. तो देखो क्या है ये गुड क्वेश्चन. एन ऑर्गेनिक कंपाउंड पी इज अ कंस्टिट्यूएंट ऑफ वाइन. ओह वाइन का कंस्टिट्यूएंट बोले तो सर कुछ बोलने का नहीं, कुछ सोचने का नहीं. C2H5OH इथेनॉल बराबर है. P on reacting with acidified K2Cr2 इथेनॉल K2Cr2 give Q. तो ये है ऑक्सीडेशन ऑफ इथेनॉल टू इथेनोइक एसिड. तो यानी ये हो गया Q क्या हो गया, इथेनोइक एसिड CH3COOH. चैप्टर जिनका भी हुआ है वो कनेक्ट कर पा रहे होंगे, नहीं हुआ है वो चैप्टर पढ़ने के बाद समझेंगे इसको. When a piece of sodium is added to Q, यानी कि सर इथेनोइक एसिड की बात कर रहे हो. हाँ, CH3COOH को जब सोडियम मिलाया जाता है तो CH3COOH Na बन सकता है ना, और हाइड्रोजन गैस निकल सकता है. ठीक है. सो रिएक्टेड विथ Q अ गैस R इज इवॉल्व. तो R क्या हो गया, कोई गैस हो गया जी, और वो हो गया हाइड्रोजन. ठीक है. इवॉल्व विच बर्न्स पॉप्स आउट. हाँ हाइड्रोजन पक्का. अब यहाँ पे क्या है, गिव द नेम ऑफ P बता दिया हमने. मेंशन दी अनदर यूज ऑफ P. P का और क्या यूज होता है भाई, खाली पीने के लिए थोड़ा P यूज होता है. इसके अलावा और कहाँ पे, मेडिसिन में जैसे कि कफ सिरप, टिंचर आयोडीन है ना, और कहाँ पे यूज होता है, बस इतना. और कितना बताना. टिंचर आयोडीन हो गया, कफ सिरप हो गया, टॉनिक्स हो गए, इन सब में एज अ सॉल्वेंट की तरह यूज होता है. ओके. इसके बाद इलस्ट्रेट विद द हेल्प ऑफ केमिकल इक्वेशन द कन्वर्जन ऑफ P to Q. P से Q में बस वही ना. अब भी ये इथेनॉल एरो बनाना, इथेनोइक एसिड बनाना, ऊपर वही एसिडिफाइड K2Cr2O7 और अल्कलाइन K1O4. राइट. गिव अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन टू डिपिक्ट द रिएक्शन ऑफ Q विथ सोडियम. ऑलरेडी बता दिया, बैलेंस केमिकल, बैलेंस कर देना उसको. वॉट हैपन व्हेन P इज हीटेड इन कंसंट्रेटेड H2SO4. अभी आज ही देखा था हमने. राइट द केमिकल इक्वेशन. तो इथेनॉल जो है वो H2SO4 की प्रेजेंस में इथीन में कन्वर्ट होता है ना, जहाँ पे H2SO4 एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट का काम कर रहा है, वाटर को सेपरेट H2O को निकालने का काम कर रहा है. ठीक है. इसके बाद द ऑर्गेनिक कंपाउंड X इज अ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर. ठीक है. इट इज ऑल्सो वेरी गुड सॉल्वेंट
and has the molecular formula C2H6O. Upon oxidation X gives Y. अरे यार फिर से X वही है इथेनॉल, ये मोलिकुलर फॉर्मूला दिया है, पर अगर उसको देखें तो वो C2H5OH ही है, ठीक है। अच्छा सॉल्वेंट होता है, लिक्विड एट रूम टेम्परेचर है, सारी चीज़ें। सो दिस इज इथेनॉल ओनली, गिव्स Y, यानी इथेनोइक एसिड दे रहा है। Y रिलीजेस गैस W, तो Y जो है इथेनोइक एसिड जो है रिलीजेस गैस W, पर इस बार हाइड्रोजन नहीं है। ब्रिस्क एफरवेसेंस इन रिएक्टिंग विद रिएक्टिंग, यानी कि इथेनोइक एसिड को जब आप इससे रिएक्ट करते हो, किससे? बेकिंग सोडा से, विच इज अ बेसिक सॉल्ट, सॉल्ट वाटर और क्या? CO2, सॉल्ट वाटर और CO2 गैस। सिल्क CO2 गैस जो है वो तुम्हारा W है, ठीक है। X रिएक्ट्स विथ Y, यानी इथेनॉल और इथेनोइक एसिड आपस में रिएक्ट करके प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 गिव्स अनदर कंपाउंड Z, एस्टर, एस्टरिफिकेशन रिएक्शन की बात हो रही है। C2H5O डबल बॉन्ड O और फिर O और फिर CH3, ठीक है, विच हैज अ प्लेजेंट स्मेल ऑफ कोर्स। Z जो है वो तुम्हारा एस्टर हो गया। गिव द केमिकल रिएक्शन, वही सब बतानी है। गिव वन यूज ऑफ Z, वन का एस्टर का यूज क्या है भाई? परफ्यूम, फ्लेवरिंग एजेंट्स, है ना, फ्रूटी एसेंस होता है उसका। फ्लो ऑफ एनर्जी इन द फूड चेन इज यूनिडायरेक्शनल, जस्टिफाई योर स्टेटमेंट। तो फूड चेन में जो फ्लो ऑफ एनर्जी है वो सिर्फ कैसे होगा? प्रोड्यूसर ने सनलाइट लिया, एनर्जी उसके अंदर आ गया, प्रोड्यूसर से, प्लांट से एनर्जी अब ऑटोट्रॉफिक में गया क्योंकि उसने उसको कंज्यूम किया। ऑटोट्रॉफिक्स को किसने कंज्यूम किया? हेटेरोट्रॉफिक्स ने, यानी प्राइमरी कंज्यूमर्स को सेकेंडरी कंज्यूमर ने कंज्यूम किया और फिर एनर्जी वहां शिफ्ट हो गई। वही चीज देखो, इसी को वर्ड में लिखना है। नाउ द एनर्जी कैन नॉट बी री ट्रांसफर्ड फ्रॉम द सेकेंडरी कंज्यूमर टू प्राइमरी कंज्यूमर, दिस इज नॉट गोइंग टू हैपन। एंड गाय जो है वो थोड़ी ना शेर को खाएगा, या फिर डियर जो है वो शेर को नहीं खा रहा, ठीक है। और ना ही वो ऑटोट्रॉफ से एनर्जी प्लांट्स वापस ले सकते हैं और ना ही प्लांट से एनर्जी सन वापस ले सकते हैं, ठीक है। सो इट इज वन वे फ्लो, है ना। इन अ क्रॉस बिटवीन पी प्लांट्स हैविंग राउंड ग्रीन सीड्स एंड रिंकल्ड येलो सीड्स, व्हाट प्रोजेनी इज एक्सपेक्टेड इन F1 एंड F2 जनरेशन? तो F1 जनरेशन में ऑल विल बी राउंड, जो डोमिनेंट कैरेक्टर है। सो F1 जनरेशन में ऑल विल बी राउंड एंड येलो, है ना, कलर में इसमें राउंडनेस इज डोमिनेंट एंड येलो इज डोमिनेंट, राइट। व्हाट इज दी प्रोजेनी एक्सपेक्टेड है? एंड F2 जनरेशन में क्या होगा? F2 जनरेशन में क्या होगा? द रेशियो विल बी 9:3:3:1, पता है ना। What would be the impact on the ratio F2 generation if the F1 progeny plant is inherited a single whole gene set for each parent? मतलब क्या बोला है कि जैसे यहाँ पे हमने क्या बोला कि राउंड और ग्रीन, और इसके साथ साथ क्रॉसिंग किया था हमने रिंकल्ड और येलो। अब इसमें सेकेंड पार्ट में ये पूछा है कि अगर ये एक ही जीन सेट होता और ये एक ही जीन सेट होता तो F2 जनरेशन में क्या 9:3:3:1 का रेशियो आता है। मतलब एक ही जीन सेट होने का मतलब कि इसके साथ यही आएगा, है ना, इसके साथ यही, मतलब ये दोनों आपस में कनेक्ट हो जाते हैं। तो बेसिकली ये लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, इंडिपेंडेंट मतलब ये दोनों में से कोई भी एक आ सकता है, ये दोनों में से कोई भी एक आ सकता है, ये वाली कहानी है, इधर कोई दिक्कत नहीं होगा। पर जब इस यहाँ पे F1 के बाद वाली कहानी में, क्योंकि F1 में क्या होने वाला है? F1 में कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y, ठीक है, और इसके साथ में होगा कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y। तो अगर ये कनेक्टेड जीन होंगे तो कैपिटल R जो है कैपिटल Y को ही बोलेगा तू ही चल, ये इसको ही बोलेगा तू ही चल, ठीक है। मतलब इफ दे आर कनेक्टेड टू ईच अदर, एक ही जीन सेट की कहानी होती है, दोनों डोमिनेंट, एक रिसेसिव या दोनों रिसेसिव, तो ये जो है रेशियो 9:3:3:1 जो है वो नहीं रह पाता, ठीक है। अगला है हमको ये पता ना, ये इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के आधार पर ये होता है कि ये कंबाइंड जीन सेट नहीं है, हर एक कैरेक्टर अपने अपने लिए डिसीजन लेता है, इट इज नॉट डिपेंडिंग ऑन दी अदर वन।
हाउ डज ब्लड शुगर लेवल गेट रेगुलेटेड इन ह्यूमन बॉडी? तो बता सकते हो यार, फीडबैक मैकेनिज्म बताना है यहाँ पे। तो मैं इसको स्टेटमेंट में ऐसे बोल सकता हूँ कि द इंक्रीज ब्लड शुगर लेवल इज डिटेक्टेड बाय द सेल्स ऑफ पैंक्रियास। ठीक है, पैंक्रियास रिलीज इंसुलिन and the secretion of insulin once the blood sugar level is under control, that is again detected by the pancreas cell, and as a result of which it stops releasing the insulin. ठीक है, so this is all feedback mechanism. वो क्या ब्लड शुगर लेवल कितना है वो सेंस करता है पैंक्रियास का सेल्स, और फिर वो उसके हिसाब से इंसुलिन को बढ़ाना है, सप्लाई देना है या कम करना है वो करता है. सो दिस इज ऑल बेस्ड ऑन द फीडबैक, राइट. इसके बाद है विच हार्मोन इज सेक्रेटेड इन द ब्लड व्हेन यू आर अंडर स्ट्रेस. स्ट्रेस हार्मोन क्या है भाई? अरे क्या है वो? एड्रिनलिन. ठीक है, और कौन सा ग्लैंड सेक्रेट करता है? एड्रिनल ग्लैंड. हाउ डज इट हेल्प द बॉडी टू कोप अप द इमरजेंसी सिचुएशन? एड्रिनलिन रिलीज होगा तो ब्रीथिंग रेट विल इंक्रीज, ऑक्सीजन सप्लाई विल इंक्रीज, हार्ट बीट विल इंक्रीज, मोर एनर्जी विल बी, मोर ऑक्सीजन पम्प्ड, यानी मोर energy, respiration will be done, है ना, more energy will be produced and body gets ready for the emergency situation. A person is unable to see objects distinctly placed within 75 centimeter from his eyes. ठीक है, 75 सेंटीमीटर के अंदर की चीज नहीं देख पा रहा क्लियरली. नेम द डिफेक्ट. क्या बोला? स्पेस प्लेस्ड विदिन, मतलब 75 के पहले, मतलब नियर पॉइंट जो 25 होना चाहिए वो 75 हो गया. नियर पॉइंट का प्रॉब्लम, नियर पॉइंट का प्रॉब्लम किस में होता है? नियर विजन का प्रॉब्लम होता है तुम्हारे हाइपरमेट्रोपिया में. सही है, तो बेसिकली फार साइटेडनेस है, सॉरी नियर, हाँ फार साइटेडनेस, नज़दीक का दिक्कत हो रहा है, मतलब दूर का ही सही दिख रहा है. हाइपरमेट्रोपिया है. लिस्ट दी प्रोसेस पॉसिबल कॉजेस. एनसीईआरटी जिंदाबाद. क्यों हुआ है? आई बॉल का, आई लेंस का. Calculate the power of the lens needed for the correction. Assume that the near point is. तो बस इसमें भी वही है भाई कि तुम्हारी आंखें हैं. You just want a lens. हाइपरमेट्रोपिया में पता है कॉन्वेक्स लेंस लगता है. Just want a lens जिसका फोकल लेंथ क्या है वो नहीं पता, वही निकालना है, बिकॉज उसी से पावर निकल जाएगा. और उसको क्या करना है? वो लेंस का काम यही होगा कि भाई 75 क्या आगे क्या 25 तक दिखना चाहिए ना. मतलब ऑब्जेक्ट मेरा अगर 25 तक हो, 25 पे हो, यानी मेरा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस अगर 25 हो, तो मेरा इमेज जो है, मतलब दिस लेंस का काम ये है कि भाई इस ऑब्जेक्ट का तू इमेज जो है वो 75 पे बना, क्योंकि ये आँख 75 तक पे ही देख सकती है. यानी इमेज डिस्टेंस हैज टू बी कितना, वो कितना डिफेक्ट है इसका? 75. तो मैं दोनों में माइनस क्यों ले रहा हूँ? दोनों लेफ्ट साइड की कहानी है. ठीक है, तो मेरे लेंस का काम बस इतना ही होगा. यूजिंग द लेंस फॉर्मूला यू कैन ऑब्टेन एफ, और एफ फोकल लेंथ जो सेंटीमीटर में आएगा उसको पहले मीटर में करके फिर पावर निकालोगे. पावर इज इक्वल टू 1/f, राइट. सिर्फ एक ही बात का ध्यान रखना है कि यहाँ पे कर क्या रहे हो, ये लेंस कर क्या रहा है? ऑब्जेक्ट जो 25 पे रख के भी दिखना चाहिए, है ना, नॉर्मल बनाना है इसको, तो 25 पे भी रख के दिखना चाहिए. तो वो तो दिख नहीं पाएगा, पर उस 25 पे रखे हुए ऑब्जेक्ट का ये लेंस का काम है कि तू इमेज जो है वो उधर बना जहाँ पे ये आंखें देख सकती. सो बेसिकली इसलिए हम ऐसे करते हैं. ऐसे ही आप मायोपिया का भी कर सकते हो. सिर्फ फर्क क्या होगा? मायोपिया वाली केस जहाँ दूर का डिफेक्ट होगा तो वहाँ फर्क क्या होगा? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो यहाँ पे नियर पॉइंट है, नॉर्मल नियर पॉइंट -25, वो उस वाले में नॉर्मल फार पॉइंट हो जाएगा. ठीक है, ओके, एज्यूम दैट. ठीक है, ये हो गया. वाई इज नॉर्मल आई नॉट एबल टू सी क्लियरली ऑब्जेक्ट्स प्लेस क्लोजर टू 25 सेंटीमीटर? बिकॉज द नॉर्मल नियर पॉइंट इज 25 सेंटीमीटर. आंखें आईलेंस और ज़्यादा बल्ज नहीं कर सकती भाई, है ना, एबिलिटी उतनी है. वी आर नॉट सुपर ह्यूमंस. विद द हेल्प ऑफ, हाँ इसमें लिख सकते, वी आर नॉट सुपर ह्यूमंस. विद द हेल्प ऑफ डायग्राम शो रिकॉम्बिनेशन ऑफ स्पेक्ट्रम ऑफ वाइट लाइट. तो भाई दिखा दो, ऐसा एक दिखाया, ऐसे दिखाया. ठीक है, इधर से वाइट लाइट गया, इधर डिवाइड हुआ, फिर से इधर रिकम्बाइन होगा, और यहाँ से लाइट जो है से निकलेगी, वाइट लाइट निकलेगी. न्यूटन्स. लिस्ट 2 एसेंशियल कंडीशन फॉर ऑब्जर्विंग अ रेनबो. पहला कंडीशन, देयर शुड बी वाटर ड्रॉपलेट्स इन द एटमॉस्फेयर. दूसरा कंडीशन, वी शुड
द सन शुड ऑलवेज बी बिहाइंड द ऑब्जर्वर्स, ठीक है। मतलब जब हम रेनबो देख रहे हैं तो कभी ऐसे नहीं होगा सूरज के बगल में रेनबो दिख रहा है, वो सिर्फ बचपन में ड्राइंग में होता है। नॉर्मली सन पीछे, ऑब्जर्वर इधर, रेनबो इधर, ठीक है। इसके बाद सेक्शन ई इज द केस बेस्ड, डेटाबेस, कॉम्पिटेंसी बेस्ड, ठीक है। ओके, गिव एनी टू यूजेस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ लाइफ अदर देन मेंशन्ड, किधर मेंशन किया है भाई? Give any two uses of pH in everyday life other than mentioned. हद है। In the context, अच्छा नीचे context दिया हुआ। In the diagram given below, अरे हद है, किधर है context है? In the diagram given below, when electricity is passed through an aqueous solution of common salt, a substance Z is produced along with the evolution of gas, ठीक है। ठीक है, ये कौन सा है? ये तुम्हारा क्लोर एल्कली प्रोसेस, ठीक है, जिसमें क्लोरीन, NaOH और हाइड्रोजन प्रोड्यूस होता है, बराबर ना। उस हिसाब से when a burning matchstick is brought near the gas Y, it burns with a pop sound. Y क्या है? तुम्हारा हाइड्रोजन है, ठीक है। ये क्या बोला? अ सब्सटेंस Z इज प्रोड्यूस अलॉन्ग विद द एवोल्यूशन ऑफ गैसेस X एंड Y। तो Z जो है NaOH हो गया, Y जो है तुम्हारा H2 हो गया और X जो है वो क्लोरीन हो गया, बराबर ना। whereas X is used for disinfectant gas, so X is chlorine. When gas X is passed through solution of slaked lime, CaOH twice plus chlorine gives CaOCl2. क्या बन रहा है वो? क्या है वो? ब्लीचिंग पाउडर ना, ठीक है। तो ब्लीचिंग पाउडर इज फॉर्म्ड, इनसोल्यूबल सॉल्ट A इज प्रोड्यूस, दैट इज ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है। तो ये तुम्हारा हो गया भाई। इसके बाद राइट योर ऑब्जर्वेशन। क्या यू ऑब्जर्वेशन? इफ अ ड्रॉप ऑफ blue litmus solution is added to the aqueous solution of substance Z, ठीक है। तो Z क्या था? वो NaOH। ब्लू लिटमस डालेंगे, जो NaOH खुद ही बेस है, तो ब्लू लिटमस इज वो बेस को, बेस में ब्लू ही रहता है, इट रिमेन्स ब्लू, राइट। इफ मिथाइल ऑरेंज एडेड टू सब्सटेंस Z, हाँ, तो अब मिथाइल ऑरेंज एसिड में क्या होता है? माई एप्पल इज रेड, बनाना इज येलो। तो एसिड में रेड होता है, वैसे अपना NaOH इज बेस, तो बेस में हो जाएगा येलो कलर का, ठीक है। राइट अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन दैट टेक्स प्लेस व्हेन X एंड Y रिएक्ट्स विद ईच अदर। तो X और Y जब आपस में रिएक्ट करेगा, यानी H और Cl रिएक्ट करेगा, भाई HCl बनाएगा, बैलेंस क्या करना है उसको कर लेना। द प्रोडक्ट सो प्रोड्यूस टर्न्स ब्लू, HCl इज एसिड, करेंगे। यहाँ पे देखो एक बढ़िया सा दिल बनाया गया, दिल का चित्र बनाया है, उसके हिस्से बताए गए, लेबलिंग 1 से लेके कितना 14 है, 13 है, 13 ना। विच चेम्बर ऑफ द हार्ट 6, 7, 8 and 9, 6, 7, 8, 9, विच चेम्बर पंप्स ब्लड टू लंग्स फॉर ऑक्सीजनेशन, नेम इट। तो लंग्स की तरफ कौन पंप करता है भाई? ये वाला 7 है ना, पंप्स टू ब्लड फॉर ऑक्सीजनेशन। And what is that? So it is ventricle. कौन सा ventricle है तुम्हारा? Right ventricle, बराबर। ये left, ये right, right ventricle. Identify and name the blood vessel that carry blood to the lungs. तो कौन सा blood vessel है जो blood lungs की तरफ ले जाता है? So that is artery. कौन सा? Pulmonary artery, बराबर है। Identify the structure at number 12 and state its function. नंबर 12 पे कौन सा स्ट्रक्चर है भाई? 12 पे जो स्ट्रक्चर है ये वाल्व है ना। फंक्शन क्या है? इट प्रिवेंट्स द बैकवर्ड फ्लो ऑफ ब्लड। इसके बाद वाई डू चेम्बर्स 6 and 7 हैव थिक मसल वॉल्स दैन द चेम्बर्स 8 and 9? 6 and 7 का मसल वॉल्स इसलिए ज़्यादा है क्योंकि इट नीड्स टू पंप ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू आउटसाइड, ठीक है। सो इट हैज़ टू बी स्ट्रॉन्ग, ज़्यादा तेज़ी से, ज़्यादा प्रेशर चाहिए वहाँ पे, ठीक है। नेम ईच ऑफ देम, तो बता दो यार।
ऊपर वाला एट्रियम्स है, नीचे वाला वेंट्रिकल है, इस साइड वाला राइट है, उधर वाला लेफ्ट है। ठीक है, पता है ना, हम एनाटॉमी में इधर राइट बोलते हैं, इधर लेफ्ट, अदरवाइज हम इसको राइट बोलते हैं। ये राइट लेफ्ट की कहानी देखनी है तो 1 2 3 में जो मूवी है उसमें किसने, सुनील शेट्टी ने बोला था, अभी याद आ गई, तो मूवी देखते नहीं फिर भी याद आ, कमाल है सर। यहाँ पे बताओ, आइडेंटिफाई नेम द चेम्बर दैट रिसीव्स ऑक्सीजन रिच ब्लड एंड नेम दी ऑक्सीजन रिच ब्लड को कौन रिसीव करता है? अरे इधर वाला, ऊपर वाला, अरे व्हाट इज दैट, लेफ्ट एट्रियम, बराबर ना, फिर वो लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है, फिर पंप करके पूरी बॉडी में। स्टेट दी सिग्निफिकेंस ऑफ सेपरेशन ऑफ राइट एंड लेफ्ट। राइट एंड लेफ्ट सेपरेट करने का फायदा ये है, इट कीप्स दी ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सेपरेटेड, जिससे क्या होता है, बॉडी में ज़्यादा एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस की जा सकती है, बिकॉज एफिशिएंसी विल बी मोर इन रेस्पिरेशन। रहीमा वॉज इन्वेस्टिगेटिंग अ सर्किट फॉर her school project. She wanted to demonstrate that effect of length on resistance of the conductor. The following is the given circuit with resistance A and B that are made up of same metal, same thickness, but different. But A is twice as long as B. The total current in the circuit is 6 ampere and the voltage is 12 volt. तो यहाँ पर दिख रहा है। अब खाली बाकी सब चीज़ें ठीक है। करंट है 6, वोल्टेज है 12, और क्या बोला है, A इज ट्वाइस एज लॉन्ग एज, बाकी सब देखो। सो दिस इज V इज इक्वल टू 12, थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ। सो V इज इक्वल टू 12 वोल्ट, टोटल करंट इज इक्वल टू 6 एम्पियर। ये रेजिस्टेंस, ये लेंथ देखो, एरिया और एरिया ऑफ क्रॉस मेटल सेम है, इसका लेंथ इससे डबल है, तो यू नो दैट यहाँ पे एग्जैक्टली क्या होगा, अगर लेंथ डबल है तो उसके हिसाब से यहाँ पर करंट में वेरिएशंस आएंगे। व्हाट विल बी दी रेजिस्टेंस इन द सर्किट, तो रेजिस्टेंस टोटल निकालो ना, टोटल रेजिस्टेंस निकालना है तो V इज इक्वल टू आई आर, सो R इज इक्वल टू V बाई आई, सो दैट इज 12/6। 12/6 कितना हो गया, R इज इक्वल टू 2 ओम, बराबर है, 2 ओम हो गया। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ आर ए एंड आर बी, आर ए एंड आर बी का वैल्यू निकालना। डिटरमाइन द करंट इन बोथ द एमीटर्स विल बी करंट इन द, ओके, तो यहाँ पे जस्टिफाई आंसर, तो यहाँ पे करंट तो दिख ही जाएगा आपको, सिर्फ अपने कैलकुलेशन से देखना है कि भाई लेंथ इसका इससे डबल है, तो अगर लेंथ डबल है तो इसका रेजिस्टेंस भी डबल होगा। सो इफ द रेजिस्टेंस इज R हियर, यहाँ पर रेजिस्टेंस होगा 2R। समझ में आया कैसे, मटेरियल सेम है दोनों का और एरिया थिकनेस भी सेम है। सो वी नो दैट लेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेंथ रहता है, तो उस हिसाब से हमने, अगर लेंथ इसका डबल है तो मतलब B से A का डबल है लेंथ, तो रेजिस्टेंस भी B से A का डबल रहेगा, क्योंकि बाकी फैक्टर सेम है। सो दिस इज योर R1 या RA, और ये हो गया तुम्हारा RB। ठीक है, अब क्योंकि ये पैरेलल में लगे हुए हैं तो वोल्टेज यहाँ भी 12 वोल्ट है और इसके लिए भी 12 वोल्ट है, निकाल लो करंट यहाँ पे। सो RA इज इक्वल टू अगेन V बाय I, ठीक है। सो दिस विल बी V is 12 बाय I1 या IA, और यहाँ पे हो जाएगा RB इज इक्वल टू 12 बाय I2, बराबर है। अब ये कितना है 2R, या फिर मैं ऐसे लिखता हूँ I1 इज इक्वल टू 12 बाय 2R एंड I2 इज इक्वल टू 12 बाय R। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसमें RA और RB की वैल्यूज दिए क्या, RA और RB की वैल्यूज, अच्छा हमने टोटल रेजिस्टेंस निकाल लिया यार। अच्छा, सो वी हैव ऑब्टेन टोटल रेजिस्टेंस। अगर टोटल रेजिस्टेंस अपन ने निकाल लिया है तो अब बता सकते हो ना, ये 1/2 1/RP इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2, बराबर है, पैरेलल वाला फॉर्मूला लगा दिया। सो देयरफॉर ये इंटू 2
इंटू 2, डिनोमीटर सेम हो गया 2r और 1 + 2 = 3, 1/2, तो 2 कैंसिल हो गया, r = 3। अगर r = 3 है तो यानी ये हो गया तुम्हारा 3 और ये हो गया तुम्हारा 3 × 2 = 6, राइट। तो बस पुट कर लो, ये हो गया 6, ये हो गया 3, 4 × 6, 2 × सो I1 = 2 एम्पियर और I2 = 4 एम्पियर। और लॉजिकली सही भी है, I1 + I2 कितना आ रहा है, 6 एम्पियर टोटल करंट, ठीक है। तो और वेरीफाई भी हो सकता है वहां से। तो ये हो गया। डिफाइन रेजिस्टिविटी कर लो यार, द एबिलिटी ऑफ मेटल टू रेजिस्ट द करंट, ability of the material to resist the current. What are the factors affecting the resistivity of conductor? Length factor is simply the material, that nothing else, ठीक है। तो इसी के साथ आज की ये कहानी जो है होती है समाप्त। आई होप कि ये लास्ट के एक आध क्वेश्चन में तुमको थोड़ा सा वो बच्चे जो फिजिक्स अच्छे से कर रहे हैं इशू नहीं आया होगा। और इन जनरल देखो तो पेपर का मज़ा आने वाला पेपर है, ऐसा बोर्ड में आ जाए। थोड़ा सा ये एंड में प्रैक्टिस अच्छे से करो तो आई थिंक, और बाकी सब्जेक्ट्स को भी इसी तरीके से करना है। दिस इज साइंस, बाकी सब्जेक्ट्स भी एक बार गो थ्रू करो, ठीक है। लिंक ऑलरेडी जो है इसका मैंने अभी जस्ट एक वीडियो डाला है, उसमें बताया है, तो वो चेक कर लेना, ठीक है। और देखो ये सेट 1 है, 2 महीने पहले आया हुआ सारे सब्जेक्ट्स का, 10th का है। दिस इज सेट 2, ठीक है। सिर्फ इंग्लिश को छोड़ के बाकी सब आ गया है, वो भी आई थिंक डाल ही देंगे लोग। एंड वैसे 12th का भी है, ठीक है। तो डू दिस, CBSE बोल रहा होता है, प्रैक्टिस करना चाहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन बाय बाय। Download the app now.